ट्वेल्थ मैथ्स। इसमें अब हम करेंगे चैप्टर 10 की मिसलेनियस एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 को करने में हेल्प हो जाएगी। ध्यान रखना, जब भी वो हमें कोई एक पर्टिकुलर एंगल बोलेगा, मान लो उसने हमें एक पर्टिकुलर एंगल दे रखा है 60 डिग्री। सपोज एक वेक्टर जो कि एक्स वाई प्लेन में था, कोई वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में बना हुआ है, मतलब 3 डायमेंशनल नहीं है, सिर्फ कितनी डायमेंशनल है, 2। एक्स की है और वाई की है। अभी तक मैंने जितना भी वेक्टर पढ़ाया है वो सब ऐसे होता था, आई प्लस जे प्लस के, इस फॉर्म में होता था। मतलब 3 डायमेंशन होती है, आई जे के, एक्स वाई जेड वेरिएबल, 3 वेरिएबल के हिसाब से। लेकिन अगर मैंने बोला है कि कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब सिर्फ कितनी डायमेंशन है, 2। और 2 डायमेंशन है तो उसके अंदर ये वाली टर्म नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होता है और एक एंगल दे रखा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें एंगल दे रखा है 60, तो ध्यान रखना वाई की डायरेक्शन में निकालने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, 90 में से माइनस कर देना है बस। तो वाई की डायरेक्शन में निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस एंगल को 90 में से माइनस। मान लो उसने हमें एक एंगल दिया था 15 डिग्री एक्स के लिए, तो वाई के लिए क्या करेंगे, 19 में से कितना माइनस कर देंगे इस बार, 15। मतलब वो अगर x का देता है 30 तो y का निकालेंगे 90 माइनस 30, x का देता है 80 तो y का निकालेंगे 90 माइनस 80। हर बार तुम्हें क्या कर देना है, माइनस। तो बहुत आसान सा काम है, तो कुछ फॉर्मूले वो लिख लेना। देखो, cos थीटा का एक फॉर्मूला जो पर्टिकुलरली इसी क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है, वैसे इस तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल करने को हमें चैप्टर 11 में भी मिलेगा। चैप्टर 10 में इसका इतना यूज नहीं है, चैप्टर 11 में ज्यादा मिलेगा इसका इस्तेमाल। ठीक है, तो देखो cos थीटा का फॉर्मूला एक ये भी होता है, a अपॉन में r। cos थीटा का फॉर्मूला एक ये भी होता है, b अपॉन में r। और एक cos थीटा होता है C अपॉन में R। ये जो अपॉन में R लिखा हुआ है ना, ये R होता है मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का क्या माना जाता है, R मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है, वो तो हम निकाल ही लेते हैं। ठीक है, और ऊपर ये जो ABC लिखे हुए हैं, ये और कुछ नहीं है, स्केलर हैं ये। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे कितनी सारी चीजें देनी पड़ गई। हालांकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में आ सकता है अगर आएगा तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। कोई यूनिट वेक्टर है जो हमें बताना है एक्स वाई प्लेन में। मुझे बताओ, अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 ना। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, वो भी एक्स वाई प्लेन में, तो उसका मैग्नीट्यूड हमें कितना बताया गया है, 1। मतलब ए वेक्टर मान लो और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। अभी अभी मैंने बताया था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर ही होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं फॉर्मूले को किस तरह से इस्तेमाल करने वाला हूं। मैंने पहले इसको क्या मान लिया, आर। आगे बढ़ते हैं, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मुझे बताओ, अगर वो एक्स की डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रहा है, अगर वो x की डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रहा है तो y की डायरेक्शन में क्या बनाएगा, 90 माइनस 30 ना। अभी अभी मैंने बताया था, अगर वो x का एंगल देगा तो y के लिए क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे। तो 90 में से 30 माइनस करेंगे, y की डायरेक्शन में वो कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब उसने कहा था वेक्टर फाइंड आउट करो, तो देखो वेक्टर निकालते हैं। पहले एक काम करो, उस वेक्टर को मान लो, लिखो लेट ए वेक्टर इक्वल टू, ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से इस वेक्टर को मानेंगे। इतना तो मैं मालूम है, ये एक्स वाई प्लेन में बनाया गया है तो 2 ही वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं ए आई प्लस बी जे। मैंने उस वेक्टर को आई और जे के हिसाब से माना है ना, बस ए आई प्लस बी जे। ठीक है, के वाली टर्म हमें नहीं माननी है क्योंकि ये वेक्टर कहां पे बना हुआ है, एक्स वाई प्लेन में।
अब मुद्दा ये देखो, वेक्टर तो मैं निकाल लूंगा, मुझे चाहिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में आर, और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में आर, वहां से मुझे मिलेगा। मुझे बताओ, अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो ये पहला वेरिएबल है मतलब एक्स, अगर बी की बात कर रहा हूं तो ये दूसरा वेरिएबल है मतलब वाई, और एक्स के लिए कितना एंगल है 30, तो मैं कोस 30 लिखूंगा ना। एक्स के लिए हमें कितना एंगल बताया गया है 30, तो मैंने कोस 30 लिख दिया। ए का पता नहीं है, आर के बारे में जरूर पता है, आर की वैल्यू कितनी है 1, तो नीचे लगा दिया 1। बताओ कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ए की वैल्यू तो आ गई √3/2, अब वहां से आ जाएगी बी की। मुझे बताओ बी का मतलब है वाई के लिए, और वाई के लिए एंगल कितना बताया गया है 60 डिग्री, तो मैं इसमें डालने वाला हूं cos 60 बी अपॉन में 1, क्योंकि आर की वैल्यू फिर से 1 है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो बी की वैल्यू इस बार आ गई 1/2। ठीक है, तो देखो अब हम इसका क्या करने वाले हैं, इस इन दोनों वैल्यू को वापस वेक्टर में डाल देंगे, और वेक्टर तुम्हारा आ गया, देयरफॉर करके लिख देना वेक्टर ए इक्वल टू, देखो ए की जगह मैं डाल रहा हूं √3/2i, ये आ गया √3/2i प्लस बी जे, बी का मतलब आ गया 1/2 और बी। ठीक है, तो ए वेक्टर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमें स्केलर भी बताने हैं और मैग्नीट्यूड भी बताना है। स्केलर तुम्हें मालूम है क्या होता है, अगर कोई वेक्टर लिखा हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए आई जे के साथ जो ये मल्टीप्लाई होते हैं ये होते हैं इसके स्केलर्स, तो हमें ये बताने हैं। लेकिन इन दो वेक्टर के नहीं बताने, इनसे बनने वाले वेक्टर के। तो बताओ P और Q से बनने वाला वेक्टर यही तो होएगा ना, पी क्यू। तो पी क्यू वेक्टर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और पी क्यू का फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, जो बाद में लिखा हुआ है वो पहले, और जो पहले लिखा हुआ है वो बाद में। ओपी वेक्टर, ओ क्यू में से हमने क्या माइनस कर दिया, ओपी वेक्टर। ठीक है, तो देखो ओ क्यू वेक्टर में से ओपी वेक्टर, क्यू पॉइंट हमें दे रखा था बोर्ड पे, देखो क्यू पॉइंट हमें दे रखा है x2 y2 z2, ये पॉइंट दे रखा है, और p भी हमें दे रखा है, p दे रखा है x1 y1 z1। ठीक है, तो देखो इनसे वेक्टर बनाना बहुत आसान होता है, x2 का मतलब है x2y प्लस y2 का मतलब है y2j, और Z2 का मतलब है Z2K। हाँ, इस वेक्टर में से माइनस करना है ये वाला वेक्टर, मतलब OP, OP इसी से तो बनेगा। तो देखो OP बनाना कितना आसान है, ये बन गया x1i और y1j प्लस Z1K, ये आ गया। अब माइनस कर देते हैं, देखो मैं माइनस के साथ साथ कॉमन ले लूंगा, या फिर एक काम करते हैं पहले एक स्टेप कर लेते हैं, मैं माइनस की मल्टीप्लाई अंदर देने वाला हूं। जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई अंदर दूंगा तो बताओ ये तीनों साइन कैसे हो जाएंगे माइनस ना, ये तीनों साइन हो जाएंगे माइनस, इस तरह से। अब तो मैं मालूम है आई वाले एक साथ लेने, जे वाले एक साथ लेने, और के वाले एक साथ लेने। तो देखो अब मैं कॉमन ले रहा हूं, दोनों में से आई कॉमन ले लो, x2 माइनस x1i, दोनों में से j कॉमन ले लो, y2 माइनस y1j, दोनों में से k कॉमन ले लो,
z2 माइनस z1 और ब्रैकेट के बाहर k। ठीक है ना। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है ये वेक्टर, और क्वेश्चन ने हमसे इस वेक्टर का क्या क्या पूछा है, एक तो स्केलर पूछा है और एक पूछा है मैग्नीट्यूड। तो देखो स्केलर तो दिखते ही पता चल जाएगा, स्केलर यही तो है, आई के साथ क्या मल्टीप्लाई है, पहला स्केलर आ गया x2 माइनस x1 कोमा, एक ही स्केलर आ गया y2 माइनस y1 कोमा, और एक स्केलर ये आ गया z2 माइनस z1। एक चीज और पूछी थी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्केलर के स्क्वायर का सम। मैग्नीट्यूड को शो किया जाता है पी क्यू के मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस से। तो देखो कितना आसान है, आई के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या लिखा हुआ है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और k के साथ क्या लिखा हुआ है z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये निकल आया मैग्नीट्यूड। इसे खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा धीरे बोलो, आवाज आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें नहीं करना है, क्रॉस बना दो, बेमतलब का क्वेश्चन है, यूजलेस क्वेश्चन है, खाली समय में हम जरूर करेंगे इसे। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 पर टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 पर टिक कर लो। है तो अजीब सा, लेकिन कई बार आ चुका है, इसलिए कंपार्टमेंट में अक्सर पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो, इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी, ए वेक्टर हमें बता रखा है बराबर बी प्लस सी के, देन इज इट ट्रू दैट, क्या ये ट्रू है फिर कि ए का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बी के मैग्नीट्यूड प्लस सी के मैग्नीट्यूड। मतलब ये हमें दिखाना है कि ये सही है या नहीं, और जस्टिफाई करो, मतलब हमें सॉल्व करके दिखाना है, बोलना नहीं है कि हाँ ये गलत है या सही है। ठीक है, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। खैर ये हमारे पास है ना, तो पहले तो लिख दो वी हैव करके ये वाली लाइन। तो हमारे पास ये रिलेशन पहले से ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड एक तो मैग्नीट्यूड लगा रहा हूं, तो मैं दो चीजें करनी है, तो लिखो रेजिंग मैग्नीट्यूड, रेजिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड। एक तो मैं दोनों साइड मैग्नीट्यूड लगा रहा हूं, और दूसरी चीज उनका स्क्वायर भी कर रहा हूं, तो लिख लो एंड स्क्वायर्स, स्क्वायर भी कर रहा हूं। तो देखो पहले तो मैं लगा रहा हूं मैग्नीट्यूड, तो देखो ए पर भी मैग्नीट्यूड आ गया और बी प्लस सी पर भी मैग्नीट्यूड आ गया। जब मैग्नीट्यूड बोथ साइड लगा रहे हैं तो ऐसे ही तो आएगा, इधर भी मैग्नीट्यूड आएगा और उधर भी मैग्नीट्यूड आएगा, इधर भी मैग्नीट्यूड और उधर भी मैग्नीट्यूड। अब स्क्वायर भी लगाना था, इधर भी स्क्वायर लगा दो और इधर भी स्क्वायर लगा दो। हाँ इस वाले को तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले इधर देखते हैं। अब तो मैंने पहले ही बता दिया था, अगर कोई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, इसका मतलब वो उसका डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ये बात मैंने पहले ही बताई थी। अगर एक जैसे वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हो तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो बताओ जब इससे ये कन्वर्ट हो रहा है तो इससे ये भी तो कन्वर्ट हो सकता है, तो मुझे वही काम करना है। मैं b प्लस सी के लिए ये काम करने वाला हूँ, b प्लस सी वैक्टर डॉट b प्लस सी वैक्टर। तो मैंने दोनों वेक्टर को क्या दिखाया है, उनका डॉट प्रोडक्ट। अब बस इनको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई किया थोड़ा बहुत रिलेशन आ जाएगा। देखो किस तरह से, बी वेक्टर की बी वेक्टर से करी, मुझे बताओ जब सेम वेक्टर की सेम वेक्टर से करते हैं तो मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है ना,
मतलब बी वेक्टर की बी वेक्टर से करोगे तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, अब बी वेक्टर की सी वेक्टर से करी ये नहीं बनेगा, वी वेक्टर सी वेक्टर, अब सी वेक्टर की बी वेक्टर से करी तो फिर से वही बन गया बी वेक्टर सी वेक्टर, और सी वेक्टर की सी से करी तो देखो ये तो लिखा हुआ भी है, सी वेक्टर की सी से करते हैं तो क्या आता है, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही आता है, तो सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लगा दो। तो देखो वीसी वेक्टर तो कितने वीसी वेक्टर 2 हो जाएगा ना, ये दोनों वेक्टर आपस में जुड़ जाएंगे, तो देखो ये बन गया ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू वी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ये आ जाएगा सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब तुम्हें एक रिलेशन निकालना है जो मैंने तुम्हें पहले से ही बता रखा है, तुम्हें याद होगा कि जो कोस थीटा होता है दो वेक्टर का एंगल, दो वेक्टर का एंगल जो होता है कोस थीटा वो यही तो होता है, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऊपर, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो आएगा ऊपर और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा नीचे, तो देखो डॉट प्रोडक्ट ऊपर मैग्नीट्यूड नीचे, अब मुझे बस डॉट की वैल्यू निकालनी है। देखो ये b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड यहाँ पर डिवाइड है, ये दोनों मैग्नीट्यूड इसके साथ आकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये वेक्टर यहाँ पर आके इसके साथ कोस के साथ चिपक गए और उधर क्या रह गया है b डॉट सी, मतलब b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड कोस के साथ चिपक गया है और उस साइड क्या बचा हुआ है केवल b डॉट सी, यहाँ पर आ नहीं रहा है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, यहाँ पर रह गया है b वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट इसके बराबर आ गया है ना पूरी टर्म के, अब मैं इस टर्म को यहाँ पर रख रहा हूं, यहाँ पर ये जो b डॉट सी की वैल्यू मैंने निकाली है इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। देखो 2 का कुछ नहीं हुआ है, 2 तो ऐसे ही चल रहा है, बस इसकी जगह आ गया है b का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, और हाँ प्लस c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला बन सकता था अगर ये कोस थीटा ना होता, सोचकर देखो, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस कोस थीटा को यहां से हटा दूं तो ध्यान से देखो b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस bc फॉर्मूला बन सकता है ना ये, लेकिन तब बन सकता है जब हमारे पास ये कोस थीटा ना हो, तो डिपेंड करता है कोस थीटा पर। अब देखो केसेस लेने पड़ेंगे, लिखो केस वन में मैं कह रहा हूं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है, मुझे बताओ थीटा की वैल्यू 0 है तो कोस 0 बनेगा ना, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 ले लेंगे तो कोस 0 क्या बन जाएगा 1, कोस 0 की वैल्यू क्योंकि क्या होती है 1 होती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ये तुम्हारा बराबर आ गया a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 b का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड प्लस c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मुझे बताओ मैंने कोस गायब कर दी है ना, जैसे ही मैंने थीटा की वैल्यू 0 ली है तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, वो तो गायब हो गई। अब देखो अब ये तुम्हारा फॉर्मूला बन सकता है, ये फॉर्मूला बनेगा b मैग्नीट्यूड प्लस c मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड का ही तो बन रहा है, देखो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2b मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड, ऐसे तो फॉर्मूला होता है b प्लस c का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या चल रहा था a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, ये स्क्वायर से स्क्वायर गया, अब जो रिलेशन मुझे मिला है वही रिलेशन हमें क्या करना था प्रूफ, तुम देख सकते हो बुक के अंदर इसी रिलेशन को हमें प्रूफ करना था, लेकिन ये रिलेशन तो तब मिला है ना जब थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जब थीटा 0 नहीं होगा
तब ये रिलेशन नहीं हो सकता। देखो थीटा की वैल्यू जब 0 के बराबर होगी तभी ये रिलेशन क्या होगा, इक्वल। अगर थीटा 0 के इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होगा। तो केस 2 बनाना बहुत आसान है। देखो केस 2 में क्या कर देना है, लिखना केस 2 में लिखो इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 नहीं है तो तुम्हारा ये रिलेशन भी नहीं है इक्वल, तो नॉट इक्वल लगा देना। तो जस्टिफाई हमने कर दिया है, मतलब अगर थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल है तो ये रिलेशन इक्वल है, और अगर थीटा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो ये रिलेशन भी हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इज अ यूनिट वेक्टर। हमें x की वैल्यू बतानी है और ये वेक्टर हमें क्या बता रखा है, यूनिट वेक्टर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछिए और ये वेक्टर हमें क्या बता रखा है, यूनिट वेक्टर। पहले वेक्टर लिख लेते हैं, मैं हाथ के हाथ मल्टीप्लाई दे रहा हूं, एक्स आई एक्स जे एक्स के, मैंने सीधा x की मल्टीप्लाई अंदर दे के लिखा है, इज अ यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर क्या बता रखा है, यूनिट वेक्टर। तो बताओ x की वैल्यू क्या है। देखो उन्होंने यूनिट वेक्टर बताया है, इसका मतलब उन्होंने हमें ये बता दिया है कि मैग्नीट्यूड कितना है। तो मुझे बताओ जब यूनिट वेक्टर होता है तो मैग्नीट्यूड कितना होता है उस वेक्टर का, 1 होता है ना। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर तभी बोला जाता है जब उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1। तो देखो 1 आएगा। अब पहले मैं निकाल लेता हूं, देखो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। आई का स्केलर क्या है, एक्स, एक्स का स्क्वायर। जे का स्केलर क्या है, एक्स, एक्स का स्क्वायर। के का स्केलर क्या है, एक्स, उसका भी स्क्वायर, इक्वल टू 1। बताओ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो कितने एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर ना अंदर। तो देखो 3 पर तो रूट रह जाएगा, जो रूट है हमारा वो 3 पर तो रह गया, लेकिन जो एक्स स्क्वायर का रूट है वो तो कट गया ना भाई। अगर मैं इसकी बात करूंगा √3x² की, तो देखो 3 पर तो रूट रह गया, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो रूट था वो कट गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो 3 पर तो रूट बना हुआ है, लेकिन x के स्क्वायर से वो रूट कट जाएगा, तो बस वैल्यू कितनी रह जाएगी, x। ठीक है, तो √3x = 1। हाँ x की वैल्यू आ जाएगी, √3 इसके अपॉन में भेजेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1/√3। तो टिक कर लेना, 1 मार्क्स के लिए सही क्वेश्चन है। यूनिट वेक्टर पर अक्सर पूछा जाता है 1 मार्क्स में। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 5 यूनिट। ऐसा क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में कराया था 10.2 में। जब वो हमसे एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड निकालने को बोलेगा, जब भी वो हमसे बोलेगा ना कि मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 15 होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था। तुम क्या करो, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लो। जिस डायरेक्शन में वो हमसे कह रहा है ना, उस डायरेक्शन में पहले क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर। और उस यूनिट वेक्टर को कितने से मल्टीप्लाई दे दो, या तो 5 से दे दो, अगर वो 15 कह रहा है तो 15 से दे दो, 10 कह रहा है तो 10 से दे दो। पहले देखते हैं कि किसकी डायरेक्शन में निकालना है। देखो फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, हमें वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 5 यूनिट। एंड पैरेलल टू द, और देखो पैरेलल बता दिया, पैरेलल का मतलब है डायरेक्शन बता दी, पैरेलल पे अंडरलाइन कर लो। पैरेलल का मतलब है डायरेक्शन हमें बता दी गई है, देखो लिखा हुआ है पैरेलल टू द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट भी अंडरलाइन कर लो। रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन,
मतलब उसकी डायरेक्शन इनके एडिशन के बराबर है। ये जो दो वेक्टर दे रखे है ना, मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान होता है। जब भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो या तीन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो, तो उन सभी वेक्टर को क्या कर दोगे तुम, ऐड। तो डायरेक्शन निकालना तो बहुत आसान है। पहले इन दो वेक्टर को मैं ऐड करूंगा। तो देखो हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं। ए वेक्टर दिया गया है 2i प्लस 3j माइनस के, 2i प्लस 3j माइनस के। और बी वेक्टर है हमारे पास, बी वेक्टर है i माइनस 2j प्लस के, i माइनस 2j प्लस के। तो देखो क्वेश्चन ने कहा था कि हमें ऐसा वेक्टर दो जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5। तो जब भी वो ऐसा क्वेश्चन बोलता है हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के लिए एक डायरेक्शन होनी चाहिए, तो बता रखी है। देखो यूनिट वेक्टर निकालना तो है, लेकिन लिखा हुआ है पैरेलल टू, वो इस रिजल्टेंट के पैरेलल होना चाहिए। तो रिजल्टेंट के पैरेलल का मतलब है इन दोनों का रिजल्टेंट। तो पहले मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा। एक काम करता हूं, इन दोनों के एडिशन को एक नेम दे देता हूं, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर मैंने इनको नेम दे दिया ए प्लस बी। मुझे सी वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। सबसे पहले सी वेक्टर का मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना है। और फिर मैं बाद में कितने से मल्टीप्लाई दे दूंगा, 5 से। तो पहले यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इस वेक्टर को बना लेते हैं। 2i और i कितने हो जाएंगे, 3i प्लस का 3j और माइनस का 2j, यानी कि प्लस का j, माइनस का k और प्लस का k, ये तो खत्म ही हो गया। अब पहले यूनिट वेक्टर बना लो। और तुम्हें मालूम है यूनिट वेक्टर बनाना बहुत आसान है, सी की डायरेक्शन में बनाना है। क्योंकि उसने ये तो कहा था पैरेलल टू रिजल्टेंट। पैरेलल का मतलब है डायरेक्शन, इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। तो देखो वेक्टर का यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। जो वेक्टर है वो ऊपर, जो वेक्टर है वो ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे, ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो देखो वेक्टर तो आ गया ऊपर 3i प्लस जे, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा नीचे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, जे के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10। मैं हाथ के हाथ अलग भी कर रहा हूं, 3i प्लस जे अपॉन में √10। हाँ क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था कि कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, 5। तो इस वेक्टर को तुम्हें कितने से मल्टीप्लाई दे देना है, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ऊपर बढ़ गया 15 √10i प्लस 5 √10j। तो ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन। हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना था जो इस रिजल्टेंट के पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल मतलब डायरेक्शन। If a vector, b vector, c vector, find a unit vector parallel to the vector। देखो तीन वेक्टर दे रखे हैं और यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब मैं फिर से वही बोलूंगा, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस वेक्टर के पैरेलल बताया गया है। इस वेक्टर के पैरेलल बताया गया है मतलब इसकी डायरेक्शन में निकालना है। जब भी कोई यूनिट वेक्टर निकाले ना हम, और वो वेक्टर किसी के पैरेलल हो, जब कोई यूनिट वेक्टर हम निकाल रहे हैं और वो वेक्टर किसके पैरेलल होना चाहिए, इसके, तो इसका मतलब है इस वेक्टर को उसकी डायरेक्शन में निकालना है। तो पैरेलल का मतलब क्या हो जाता है, उसकी डायरेक्शन में निकालो। तो डायरेक्शन हमें गिवन है, वो डायरेक्शन कमाल की है क्योंकि वैल्यू तो कुछ दे नहीं रखी। 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ये हो गया। हमें इसकी डायरेक्शन में निकालना है, लेकिन तीनों वेक्टर हमें गिवन है। तो देखो ए वेक्टर की जगह ए की वैल्यू डाल दो। हाँ, ए वेक्टर की वैल्यू है i प्लस जे प्लस के माइनस बी, बी की जगह बी की वैल्यू डाल दो। हाँ, बी वेक्टर की वैल्यू है
2i माइनस जे प्लस के। हाँ, सी के जगह सी की वैल्यू डाल दो। सी के जगह वैल्यू डालो i माइनस 2j प्लस के, i माइनस 2j प्लस के। अब सॉल्व कर देते हैं। पहले 2 की मल्टीप्लाई तीनों से दूंगा, 2i 2j 2k। माइनस की मल्टीप्लाई अंदर दे रहा हूं, साइन बदल जाएंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस प्लस माइनस। 3 की मल्टीप्लाई अंदर दे दो 3i, 3 के 2 से दे दो 6j, 3 की k से दे दो 3k। तो देखो 2i और 2i ये तो कट गए ना, प्लस का 2i और माइनस का 2i, इसको तो डायरेक्ट काट दो। i वाला सिर्फ कहां बचा है, ये रहा 3i, तो 3i लिखो। अब j वाला देखते हैं। देखो प्लस का 2j और प्लस का j, 2j और j कितने हो जाएंगे, 3j ना। देखो इधर 2j और j हो जाएंगे 3j, और 3j में से 6j जाएगा तो कितने j बचेंगे, 3j में से 6j जाएगा तो बचेंगे तुम्हारे माइनस के 3j। अब k वाला देखते हैं। देखो 2k और माइनस के 3k, एक काम करो पहले प्लस वाले ले लेते हैं। 2k प्लस का और प्लस का 3k, तो कितने k हो गई, 5k ना, और 5k में से 3k चला गया, अब ये बचेगा तुम्हारा 2k। तो ये वेक्टर आ गया, और इसकी डायरेक्शन में अब तुम्हें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालना आसान होता है, वो तुम खुद से निकाल लो। तो देखो यूनिट वेक्टर निकालना है। पहले तो एक काम करो, इसको एक नेम दे दो। इसको मैंने नेम दे दिया डी वेक्टर। नेम देने से आसानी हो जाती है। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना था जो इस वेक्टर के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, मतलब इसकी डायरेक्शन में निकालना है। तो देखो यूनिट वेक्टर मैं निकाल रहा हूं इसकी डायरेक्शन में। तो जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं वो वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड आता है नीचे। तो देखो डी वेक्टर तो आ जाएगा ऊपर 3i माइनस 3j प्लस 2k, और नीचे आएगा उसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, इधर भी 3 का स्क्वायर 9, और इधर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। हाँ, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 9 9 18 और 4 22। इसका मतलब 3i अपॉन में रूट 22, 3j अपॉन में रूट 22, 2k अपॉन में रूट 22। तो इस तरह से हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया है जो a माइनस बी प्लस 3c की डायरेक्शन में है।